नमस्कार। फ्रेम देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ ना कुछ तो है जो दुनियादारी में है। एक आगंतुक भी है, मेहमान भी हैं, तो कई लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि यह मास्टर क्लास है। उसके बारे में तफसील से बताएंगे, पर उससे पहले एक न्योता है जो सीधे आपको पहुंचे। लल्लन टॉप का अड्डा जम रहा है देश की राजधानी दिल्ली में 9 अप्रैल शनिवार के रोज शाम 4 बजे से। हुमायूं मकबरे के पास सुंदर नर्सरी नाम की जगह है, वहां पर यह लल्लन टॉप अड्डा जमेगा। आरपीजी इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्ट हो रहा है, उसी के अंतर्गत, उसी के बैनर तले लल्लन टॉप अड्डा। आप में से कई लोगों की इच्छा होती है हमसे मेल मुलाकात करने की, हमारी टीम के एंकर से, रिपोर्टर से मिलने की, अपने हिस्से की सलाह सुझाव देने की। उसके लिए ये लल्लन टॉप अड्डा जमेगा। कई मशहूर हस्तियां भी आएंगी जिनसे आपके हिस्से के सवाल पूछे जाएंगे। तो ठहाकों का, बदकही का वक्त आ गया है। अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, अलार्म सेट कर लीजिए। 9 अप्रैल शाम 4 बजे दिल्ली में सुंदर नर्सरी में लल्लन टॉप अड्डा। अब शुरू करते हैं मास्टर क्लास। नमस्कार। दुनियादारी की इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस मास्टर क्लास में हम एक विषय पर एक विद्वान से विस्तार से बात करते हैं। आज की मास्टर क्लास में दुनियादारी की हमारे मास्टर हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजेश सुंदरम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी ने लंबे वक्त तक श्रीलंका के कन्फ्लिक्ट को, श्रीलंका के और अलग अलग पॉलिटिकल मसलों को कवर किया है। कितना लंबा समय? लगभग 2.5 दशक, 25 साल से ज़्यादा का वक्त। और जितने भी किरदार इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं अलग अलग हरकतों में, या हरकत ना करने की वजह से, या पहले जो खबरों में रहे, इसमें लिट्टे चीफ प्रभाकरन से लेके मौजूदा प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे तक शामिल हैं। इन सब से भी मुलाकात कर चुके हैं, तो हमें लगा कि इनसे विस्तार से बात की जाए। फिलहाल सुनील बिजनेस टुडे के साथ काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो एक आम जनता के जहन में पहला सवाल आ रहा है कि जो मौजूदा क्राइसिस है, एकदम से ऐसी तस्वीरें आनी शुरू हुई कि श्रीलंका में पेट्रोल नहीं मिल रहा, डीजल नहीं मिल रहा, लंबी लाइन लग रही है, और फिर वो बढ़ता चला गया एक्सपोनेंशियली। तो इस क्राइसिस की शुरुआत कैसे हुई? इसकी वजह क्या थी? क्या वहाँ के नेता नहीं देख पाए ये चीज़, अचानक हो गया, या कई दिनों से बिल्डअप हो रहा था? इसका अगर आप देखें तो ये काफ़ी टाइम से बिल्डअप हो रहा था, अचानक बिल्कुल नहीं हुआ ये। और इसकी वजह अगर सीधी तरह से कहा जाए तो एक इकोनॉमिक और जो राजनीतिक तौर पर एक मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं, उसकी वजह से हुआ ये। एक तो ये था कि जो वहाँ पर जो सिविल वॉर था, गृह युद्ध जो चला काफ़ी दशकों तक, उस पे जो ऋण लिए थे उन्होंने हथियार खरीदने के लिए वगैरह, श्रीलंका की सरकार ने उसको उन्होंने इस तरह से लिया था कि तब उन्होंने हथियार खरीद लिए और आगे की जो पीढ़ियाँ थी उनके लिए उसको रिपेमेंट तब के लिए छोड़ दिया। और अब की जो पीढ़ी है उनको 12 बिलियन 13 बिलियन डॉलर का कर्जा है, जो कि उस दौर का 13 बिलियन डॉलर का कर्ज जो है वो हथियारों और इन सब की लड़ाई के चलते उसका एक हिस्सा उस जमाने का भी है। बट उसके अलावा अगर आप देखें, ये जो इकोनॉमी है इसका मेन स्टे है टूरिज्म, और जो कुछ कमोडिटीज़ हैं जैसे कि चाय है और मसाले हैं, रबर है और मसाले हैं, और जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चला जा रहा था वही चला आ रहा है। उसके लिए जो और मीन्स हों इकोनॉमी में कि रेवेन्यू आए, फॉरेन एक्सचेंज आए, उसकी कोई भी राजनेताओं ने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ एक सिन्हला वर्सेस तमिल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फंसे रहे। फिर उसके बाद सिन्हला वर्सेस मुस्लिम जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वहाँ पे उस पे फंसे रहे। वहाँ पर अगर आप भारत और श्रीलंका को कंपेयर करें, यहाँ पे एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, एक फेडरल स्ट्रक्चर है। वहाँ पर एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है और यूनिटरी स्ट्रक्चर है। जो भी फैसले होते हैं, जो सिन्हला मेजॉरिटी जो सरकार है वहाँ पर वो लेती है और वो इम्पोज करती है। और सिंघलियों का लिया हुआ वो फैसला, इंग्लिश में भी कॉल इट सिंघला एंड हिंदी में सिंगल, तो वो तमिलों पर भी लागू होता है, मुस्लिमों पर, मुस्लिम माइनॉरिटी पर भी होता है, और पूरे ही देश पे लागू होता है। और उसमें अगर आप देखें, जब से आज़ाद हुआ है वो मुल्क, जो सिन्हला शोविनिज्म और मेजॉरिटेरियनिज्म की जो पॉलिटिक्स है वही हावी रहा है। वहाँ की जो सिविल वॉर है उसका भी जो जेनेसिस आप देखें, जो अंडरलाइंग पॉलिटिकल रीज़न है यही है। और अब जो बुद्धिस्ट मंक्स, जो कि बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल वहाँ पे उनका आशीर्वाद के साथ जो बाकी माइनॉरिटीज़ के पीछे भी अब जा रहे हैं, वो भी उसी की एक वजह है। लेकिन ये म्यांमार की तरह एग्रेशन है वहाँ पे? जैसे म्यांमार में हम देखते हैं कि जो प्रीस्ट क्लास है क्या विराथू नाम है, तो विराथू जैसे कैरेक्टर वहाँ भी है श्रीलंका में जो डोमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप देखें जो बुद्धिस्ट
क्लर्जी है वहाँ पर, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है वहाँ की पॉलिटिक्स के ऊपर। और जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर जो जिस तरह से डेमोक्रेसी है, उसको आप ये कह सकते हैं कि एक मेजॉरिटेरियनिज्म है, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ और बाकी लोगों की जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, लेजिटिमेट पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनकी अनदेखी की गई है, जिसकी वजह से मिलिटेंसी भी हुआ। इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे कनेक्ट होता है? इकोनॉमिक क्राइसिस से ये हुआ कि अगर आप देखें जो टूरिज्म था उसका मेन स्टेट टूटना कब शुरू हुआ, जब वो ईस्टर बॉम्बिंग हुआ। ईस्टर बॉम्बिंग क्यों हुआ? क्योंकि जो कोलंबो में हुई थी, जो कोलंबो में हुई थी, तो उसी वक्त थोड़ा अगर आप दर्शकों को बता सकें। हाँ, तो ये जो था कोलंबो में ईस्टर के दिन एक चर्च के अंदर अटैक हुआ था। उसी के अगर आप वो इस वजह से हुआ था कि बाकी जो विश्व में जो देश थे वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जो अटैक्स हो रहे थे, उसको देखते हुए जो एक रेडिकल ग्रुप था वहाँ पर उन्होंने अटैक किया। उसके बाद जो टूरिज्म है उसमें 20 से 30% की गिरावट आ गई वहाँ पर। उसके बाद जब कोविड आया तो उससे और उसकी दोहरी मार हो गई, और फिर जब यूक्रेन रशिया क्राइसिस हुआ तो और धकेल के उसको सीधी तरह से बाहर कर दिया। एक ऐसी इकोनॉमी जो डॉलर्स पे डिपेंडेंट है, बनता बहुत कम है वहाँ पर, तो उनको हर चीज़ डॉलर दे के बाहर से खरीदनी पड़ती है। एक तरफ कर्जे भी चुकाने हैं, दूसरी तरफ खाने पीने की चीज़ें, ईंधन, सब चीज़ के लिए उनको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। टूरिज्म जहाँ से डॉलर्स आते थे वो एक तरह से ठप हो गया। बाकी जिन कमोडिटीज़ में ट्रेड करते थे उन कमोडिटीज़ में भी उतना मुनाफा नहीं हुआ इस दौरान। रबर, मसाले सब में। और ये एकदम से जो फ्यूल क्राइसिस हुआ, फ्यूल क्राइसिस अगर आप देखें, अगर आपके पास पैसे हों तो आप फ्यूल किसी भी दाम पे खरीदते हैं, लेकिन अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही नहीं है तो आप कैसे खरीदेंगे? खास तौर पे जब ब्रेंट अब 108, 109, 120 डॉलर पर बैरल तक चला जाता है, तो एक गरीब मुल्क जिसके पास अपने लोगों को खाना खरीदने के पैसे नहीं है, उनको कहीं ना कहीं ये राशन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कोयला लें हम अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स के लिए कि नहीं, और वही हो रहा है वहाँ पर इस वक्त। अच्छा, इस पूरे क्राइसिस में राजपक्षे फैमिली की क्या भूमिका है? ये मेरे सामने नोट्स में उनकी पूरी फैमिली ट्री है। महिंदा पहले राष्ट्रपति थे, अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, गोतबाया राष्ट्रपति हैं, चमाल मिनिस्टर हैं, बैसिल भी मिनिस्टर हैं, फिर महिंदा के जो बेटे हैं नमाल और योशिता, वो एक मिनिस्टर है, एक चीफ ऑफ स्टाफ टू पीएम है, फिर चमाल के बेटे भी मिनिस्टर हैं, फिर जो और इनकी फैमिली के लोग हैं वो भी मिनिस्टर हैं या एमपी हैं। तो ये अब से नहीं हो रहा है, जब से राजपक्षे जो फैमिली है वो पावर में आता है, तो इनके जो भाई हैं और जो पूरा एक्सटेंडेड फैमिली है वो पूरी तरह से पावर को ग्रास्प कर लेता है। चमल जो थे पहले स्पीकर भी रह चुके हैं, तो इनको पहले बहुत सपोर्ट इसलिए मिलता था क्योंकि महिंदा राजपक्षे के ऊपर इस बात का एक ट्रॉफी उनके पास ये है कि उन्होंने जो 25 साल से ऊपर की जो सिविल वॉर थी उसको खत्म करी और फुल ब्रूटली कुचल के खत्म कर दिया, ब्रूटली कुचल के खत्म कर दिया। और उस वक्त जो डिफेंस सेक्रेटरी थे तब गोतबाया राजपक्षे थे। गोतबाया राजपक्षे हालांकि श्रीलंका में पैदा हुए, श्रीलंका की आर्मी में उन्होंने सर्व किया, लेकिन सब रिटायरमेंट के बाद वो अमेरिका चले गए थे, वहाँ छोड़ के वहीं पे एक रिटायर्ड सेटल्ड लाइफ लीड कर रहे थे। तब उनके भाई जब यहाँ पर राष्ट्रपति बने तो उनको यहाँ बुलाया गया और एक भरोसे का आदमी चाहिए था जो आर्मी पे, ये 2000 के दशक की बात है। जी हाँ, चंद्रिका कुमार तुंगे के बाद का दौर था। उनको डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया और उन्हीं ने जो सारी एक रणनीति बनाई जिससे कि अमेरिका, जो कि उस टाइम वॉर अगेंस्ट टेरर को बहुत बड़ी तरीके से देख रहा था, तो उस वॉर अगेंस्ट टेरर को उन्होंने LTT को भी उसके भीतर डाल दिया। और उसके अलावा जो आर्म्स प्रोक्योरमेंट थे और बहुत ही एक कुशल तरीके से इजराइल वगैरह के साथ, पाकिस्तान के साथ टाई अप करके उन्होंने उस वक्त एक ऐसा एक शक्तिशाली एक फौज बना दी। इसके अलावा जो उनका इंटेलिजेंस विंग था, उन्होंने LTT के धड़े अलग अलग कर दिए जिसकी वजह से LTT वीक हो गया। तो एक तरह से श्रेय उनके ऊपर है कि उन्होंने जो एक सिन्हला प्राइड है, जो एक सिन्हला उसको रिस्टोर किया, जिसकी वजह से वो इलेक्शन में बड़ी भारी बहुमत से आए। लेकिन उनका जो आप पिछला टेन्योर देखें उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत सामने आती हैं। एक तो जो एक प्रो चाइना स्टैंस है राजपक्षे ब्रदर्स का और जो राजपक्षे की फैमिली का। दूसरा उनका ये है कि पॉपुलिज्म में बहुत ज़्यादा ये लोग विश्वास करते हैं। जैसे कि जैसे ही अपना जब राष्ट्रपति बने गोतबाया राजपक्षे, उन्होंने कहा कि मैं टैक्सेस सबके कम कर दूंगा। अब अगर आप सरकार के पास पैसे हों और आप टैक्स कम करें अलग बात है, लेकिन आपके खर्चे उतने ही हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बल्कि एक इंटरनेशनल अगर आप देखें जियो पॉलिटिक्स में, उसकी वजह से इकोनॉमी आपकी इम्पैक्ट हो रही है, लेकिन आपने सीधी तरह से कहा कि हम टैक्स बंद कर दें। एक तरह से तुगलकी फरमान जारी करते थे। रातों रात उन्होंने कह दिया कि आज से ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होगी यहाँ पे देश में। ये नहीं सोचा कि आपके जो लाखों करोड़ों लोगों की आबादी है
उसमें अगर आप रातों रात इसको ये बिना ये सोचे कि नैनो फर्टिलाइज़र कहाँ से आएगा, बिना ये सोचे कि जो इसकी ईल्ड कम हो जाएगी, क्योंकि अगर आप फर्टिलाइज़र डाल के खेती करते हैं तो उसकी जो उपज होती है बहुत ज़्यादा होती है, और ऑर्गेनिक करते हैं तो कम हो जाती है। तो उसको कैसे आप रिजॉल्व करेंगे, बिना सोचे उन्होंने कर दिया। उसकी वजह से फूड क्राइसिस हो गई। फूड क्राइसिस भी ऐसे वक्त पे आया जब उनके पास बाहर से फूड खरीदने के पैसे नहीं थे। तो ये मिसमैनेजमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक तुगलकी फरमान से जो चलता है ये इस फैमिली का, और पूरी तरह से सरकार पे एक कंट्रोल, वो भी बहुत बड़ी वजह रही है अब के प्रेजेंट क्राइसिस पे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए राजेश जी कि राजपक्षे फैमिली की इंटरनल डायनेमिक्स क्या है? महिंदा कॉज द शॉट अभी भी वही सर्वशक्तिमान है या वो बट गई है पार? इसमें अगर आप मीडिया में देखें तो कई बार खबर आती हैं कि जो फैमिली के अंदर जो पैलेस इंट्रीग्स बोलते हैं अंग्रेजी में, उस चीज़ की खबरें आती रहती हैं कि ये जो भाई हैं उनके बीच में दूरियां हो रही हैं, या जो भतीजे और सेकंड लाइन है उनके अंदर कॉम्पिटिटिव कुछ स्पिरिट है, या उनकी जो वाइव्स हैं उनके बीच में क्या हो रहा है। और ये इस तरह की जो गॉसिप है ये वहाँ पे मीडिया में चलती रहती है। लेकिन एक चीज़ है कि जब भी ये पावर में आते हैं तो जो पूरी फैमिली होती है वो सत्ता पे काबिज हो जाती है। जैसे बासिल राजपाक्से हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सबसे इनएफिशिएंट अब तो पूरी कैबिनेट ही हट गई है। जी। उस कैबिनेट जब हटी तो सारे इनके जो लोग हैं चले गए। लेकिन वो भी मेरे को लगता है एक तरह से एक आई वॉश है, क्योंकि कैबिनेट रिजाइन कर जाए लेकिन प्रेसिडेंट वहीं पे हों तो वो जो एक्सपर्ट्स भी वही हैं, प्राइम मिनिस्टर भी वही हैं। और इनके अलावा अगर आपको देखें, ये जो कहते हैं कि इमरजेंसी लगा दी, ये श्रीलंका के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो इमरजेंसी के जो ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं ये उनके सिविल वॉर के टाइम में है। तो वो मिलिट्री को स्वीपिंग पास देते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह के डिसेंट, किसी भी तरह के विरोध पूरी तरह से उसको क्रश कर सकते हैं। और ये पहले भी इन्होंने किया हुआ है। वहाँ पर ये वाइट वैन्स में जो लोगों को गायब कर दिया जाता था, जर्नलिस्ट को मारा जाता था। थोड़ा बताइए। ये वाइट वैन से वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था, तो जो भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते थे, जर्नलिस्ट होते थे, सिन्हला तमिल हर तरफ के, उनको गायब कर दिया जाता जो था। सरकार की जातियों को उजागर करते थे, जो सरकार की जातियों को। तो ये वाइट वैन क्या फौज की वाइट वैन आती थी, उसमें भर के फौज आती थी, और उसमें और कहाँ जाती थी वो किसी को पता नहीं चलता था। अगर आप जो भी कोलंबो गया हो या श्रीलंका गया हो युद्ध के दौरान या अभी भी, आपको ये जरूर देखा होगा आपने कि वहाँ पे मिलिट्री का पूरी तरह से एक तरह से निगरानी है, हर तरफ चेक पोस्ट हैं, बाकी चीजें हैं। मैं जब गया था तो वहाँ था। लेकिन ये जो व्हाइट वैन्स हैं ये कहाँ गायब होती हैं, मिलिट्री को भी नहीं पता चलता, पुलिस को भी नहीं पता चलता। अच्छा। और कई सारे जर्नलिस्ट हैं जिनकी लाशें भी अभी तक मिली नहीं है, वो हीबियस कॉर्पस पिटिशंस फाइल कर देते हैं और चले जाते हैं। और इनके इस तरह के ह्यूमन राइट्स वायलेशन, वॉर क्राइम्स, अगर आप देखें इनके ऊपर आरोप बहुत सारे हैं। जब ये गृह युद्ध खत्म हुआ उसमें LTTE के खिलाफ जो उन्होंने किया वो तो अलग बात है, लेकिन जो तमिल सिविलियंस को मारा है, UN के खुद की एक रिपोर्ट के हिसाब से 40,000 से ज़्यादा तमिल सिविलियंस मारे गए थे, जो कि सीधी तरह से जो श्रीलंकन आर्मी की जो फायर के उसके में आके मरे। इसके अलावा जो बाकी अगर आप देखिए एजेंसीज वो अप टू 1 लाख भी बोलते हैं। 1 लाख बिग नंबर, और श्रीलंका कंटेक्स्ट में तो और भी बड़ा हो जाता है नंबर। लेकिन इसकी अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। बीच में तो 5 साल विपक्ष की सरकार रही, लेकिन उसमें भी अगर रणनील विक्रमसिंघे कौन था? रणनील विक्रमसिंघे UNP के थे, लेकिन वो प्रो इंडिया रहते हैं, लेकिन वो भी चले गए। लेकिन उसके बाद भी कभी कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं जिनके ऊपर ये आरोप हैं, उनको सबको डिप्लोमेटिक पोस्ट्स देके UN और बाकी जगह US में डिप्लोमेट बना के भेज दिया, बाकी चीज़ें हो गई। लेकिन जब तक ये हो रहा था वहाँ पर चूंकि एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी तो सब चुप थे, कि जब तमिलों के खिलाफ हो रहा था सब चुप थे। यही सेम प्रोविजंस जब एक बार ये ईस्टर बॉम्बिंग्स हुई उसके बाद जो मुस्लिम डिसिडेंट्स थे, इवन पॉलिटिकल डिसिडेंट्स थे, उनके अगेंस्ट ये होना शुरू हुआ, तब भी लोग चुप थे। लेकिन अब जब पूरी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को इन पॉलिसीज़ का दुख झेलना पड़ रहा है और वो सड़कों पे उतर के आए हैं, तो अब मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी सीधी तरह से ये एक बड़ी लर्निंग है। तो जहाँ पर भी एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है जो कि डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करती है और एक एक करके एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज़ की पॉलिटिकल राइट्स को हटाती है, फिर उसके बाद एंड में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी उसको सपोर्ट करती है। श्रीलंका में ये उदाहरण है कि गाज उसी पर आके गिरती है, और तब जो प्रोविजंस ऑफ लॉ चेंज किए गए थे पहले, जिसका कि उन्होंने विरोध नहीं किया, वो उन्हीं को आके काटती है, उन्हीं को चले। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि
श्रीलंका का भी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो इंडिया जैसा है क्या? जैसे इंडिया में आपको कई डायनेस्टीज दिखेंगी, पॉलिटिकल डायनेस्टी दिखेगी। सबसे ज़्यादा उदाहरण तो कांग्रेस की गांधी नेहरू फैमिली का दिया जाता है। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं भंडार नायके की जो फैमिली है उसका दबदबा रहा लंबे समय तक। अब राजपक्षे फैमिली देता है, एक किस्म की स्वीकार्यता है क्या? और इसी से जुड़ा सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि इंडिया में हमने बहुत सारे लगातार हर दशक में ऐसे मूवमेंट देखे जो इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल ऑप्शंस के खिलाफ थे। आप मूलतः केरल के हैं, हमने आंध्र प्रदेश में देखा कि कैसे एनटीआर का अभ्युदय हुआ, ठीक है। फिर हमने वाईएसआर का अभ्युदय देखा, केसीआर का उदय देखा। तो इस तरीके के लोग थे। हमने असम में असम गण परिषद देखी, दिल्ली में हम आम आदमी पार्टी का फिनोमेना देख रहे हैं। लगातार पॉलिटिकल अल्टरनेटिव आ रहे हैं। तो श्रीलंका का पॉलिटिकल मंजर क्या है? पीपल आर टोटली फाइन विद दिस डायनेस्टी पॉलिटिक्स एंड द एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज, या वहां पे भी ये चर्निंग हो रही है लगातार? नहीं, वहाँ पर विकल्प थोड़े कम हैं, क्योंकि अगर आप देखें जहाँ तक कि जो मेन एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, सिन्हलीज, तमिल्स और श्रीलंकन मुस्लिम्स जो ज़्यादातर तमिल भाषी हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी वो अभी हाल के दशकों में उन्होंने अपनी अलग मुस्लिम आइडेंटिटी बनाई है। उनके पास जो टीएनए है, तमिल नेशनल अलायंस की कुछ पार्टीज़ हैं जो तमिल लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर उनका जो मेजॉरिटी है जो नॉर्थ और ईस्ट में उनका तमिल बहुल इलाके, लेकिन वहाँ पर भी अब आर्मी ने एक तरह से एक इंजीनियरिंग शुरू करी है कि वहाँ पे लाकर भी सिंहलीज को बसाया गया कर रहे हैं। लेकिन विकल्पों का जहाँ तक सवाल है, यंग लीडर्स आ रहे हैं, लेकिन जो पुरानी पार्टीज़ हैं उन्हीं के पास ये फाइनेंशियल पावर है, उन्हीं के पास जो कार्डर का स्ट्रेंथ है, जो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ हैं। और हाल के सालों में मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो नए यंग नेता उभर के आए हैं उनको कोऑप्ट कर दिया जाता है इन्हीं पार्टियों के अंदर। अच्छा, या तो महिंदा राजपक्ष से उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं, या बाकी जो यूएनपी में चले जाते हैं, या जो टीएनए की जो विभिन्न पार्टियां हैं वो अपने अंदर उनको कर देते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ की जो हालत है, ख़ास तौर पे जो तमिल माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी जो पॉलिटिकल राइट्स को लेकर जो मांगें 40-50 साल पहले थी, इंडिपेंडेंस के बाद की जो थी, वो अभी भी लगभग वही हैं। उनके पास अगर आप देखें नॉर्थ में एक म्यूनिसिपल काउंसिल के पास जितनी अथॉरिटीज़ होती उतनी भी नहीं है जो उनके यूनिटरी स्ट्रक्चर के अंदर सारे डिसीजंस जो एक कोलंबो से लिए जाते हैं। और अभी भी हालांकि मिलिटरीली जो डिसेंट था वो ख़त्म हो चुका है, लोगों की हालत काफ़ी दयनीय है जहाँ तक अगर आप उनकी पॉलिटिकल राइट्स और बाकी चीज़ों की बात देखें। लेकिन अब मेरे ख्याल से जब उत्तरी और पूर्वी इलाके में, हाँ जी, तो अभी अगर आप देखें तो जब ये इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी तो सबसे ज़्यादा जो वहाँ की ये जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हीं को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिशनली वो सबसे गरीब रहे, वो सबसे ऐसे उनके जो इलाके हैं वो सबसे अंडर डेवलप्ड रहे हैं। जो साउथ है जहाँ पे ज़्यादातर जो सिन्हला बहुल इलाका है, वो अगर आप देखें जो टूरिस्ट मैप में वही हम लोग भी वहीं जाते हैं, कोलंबो उतरते हैं और कोलंबो से और साउथ चले जाते हैं। नॉर्थ अगर आप, मैं खुद गया हूँ, A9 हाईवे होता है जो कि कोलंबो से जाफना जाता है, अगर आप देखें तो अनुराधापुरम तक ठीक होता है, अनुराधापुरम के ऊपर अगर जाएं तो पूरा एकदम टाइम ट्रेवल करके आ गए हो दूसरे टाइम जोन में, एकदम अलग टाइम जोन होता है। अभी भी कुछ अगर स्ट्रक्चर्स वहाँ पे हुई हैं तो मिलिट्री ने लगाई हैं वहाँ पर, जो सिन्हला लोगों को के बिजनेसेस वगैरह चलने शुरू हुए कुछ हाल में। वो मिलिटेंसी चली 30-40 डेकेड तो है, 80s ऑनवर्ड्स। लेकिन वो बड़ा स्टार्क है। कोलंबो आपको एक लगेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड है, और जो उत्तर है और जो बाकी इलाके जहाँ पर कि सिन्हला बहुल नहीं रहा है ट्रेडिशनली, वहाँ पर जो डेवलपमेंट की हालत ख़राब है। और अब जबकि प्रायोरिटीज़ होंगी कि जो कम साधन हैं उनको जब राशन आउट करना पड़ेगा, तो जो अब तक ऐसी कम्युनिटी सी जैसे तमिल्स थे या जो बाकी थे उनको और कम अब मिलेगा, और उसमें जो पॉलिटिकल डिसेंट है वो और बढ़ेगा, और उसमें जो मिलिट्री ऑप्शंस अभी तक उन्होंने चूज़ करी अगर वो हो, फिर से आशंका है क्या इस तरह के पनपने की? आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑल माई लाइफ, और मैं जहाँ पे भी देखता हूँ, अगर आप आयरलैंड की बात करें, शिन फेन से जब उनकी बात हुई थी, तो जब तक वो अंडरलाइंग पॉलिटिकल सिचुएशन को आप सॉल्व नहीं करते हो तो कोई कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में ख़त्म नहीं होता है। उसको आप मिलिटरीली विन करके उसको कारपेट के नीचे दबा सकते हो और वहाँ वो सुलगता रहता है। पर आपको एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन देना होगा, पॉलिटिकल सोल्यूशन, और उनको एंगेज करना होगा। अगर अभी देखें आपकी भारत के जब फॉरेन मिनिस्टर अभी गए थे कोलंबो, तो उन्होंने वहाँ पे तमिल नेशनल अलायंस से भी बात करी थी, और जो इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड के अंदर जो एक अमेंडमेंट 14 की बात थी जिसमें इनको राजीव गांधी के ज़माने की, वो अभी तक पेंडिंग है।
उन्होंने एक आर्टिकल 15 भी लेके आ गए, अमेंडमेंट 15 भी लेके आ गए, लेकिन अमेंडमेंट 14 जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि अधिकार तमिलों के दिए जाने थे, जिसका कि उन्होंने एक तरह से गारंटी किया था, अभी तक नहीं मिला है उसको। और इंडिया जहाँ तक कि हेल्प एक्सटेंड कर रही है, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन जो वहाँ की जो तमिल कम्युनिटी है, जिनका एक कल्चरल लिंकेज है इंडिया के साथ, भारत के साथ, उनकी जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, जेन्युइन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, उनको शायद वो निराश हैं भारत के रवैये से और इंटरनेशनल कम्युनिटी के रवैये से भी। अच्छा सुनील जी, आप एक बात कह रहे हैं, लेकिन इफ़ आई टॉक फ्रॉम प्योरली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम लोग ये देख रहे थे कि कैसे चीन लगातार श्रीलंका में, पाकिस्तान में, मालदीव में, इस तरह के देशों में अपना असर बढ़ा रहा था। अम्बनटोटा बंदरगाह का उदाहरण हम सबके सामने है ना। तो और महिंदा राजपक्षे ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उस पर इल्ज़ाम लगाए थे कि हम दखल दे रहे हैं इस तरह के, जब वो हार रहे थे पिछले टर्म में। तो ऐसे में भारत के लिए एक प्रूडेंट और प्रैग्मेटिक व्यू क्या होता, एक दुरुस्त नीति क्या होती कि जो फिलवक्त वहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ या प्लेयर्स हैं, हम उनको एंगेज करें, या हम वो पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे अच्छा तमिल हैं और तमिल हिंदुओं का सीधा संबंध हिंदुस्तान से है, तो हम उनकी डिसेंट की जो वॉइस है या उनके कंसर्न्स हैं उनको प्रायोरिटी नंबर 1 रखें। क्योंकि यू योरसेल्फ सेड कि जब डॉक्टर जयशंकर गए तो उन्होंने जो रूलिंग पार्टी उनको एंगेज किया और तमिल पार्टीज़ को भी एंगेज किया। नहीं, जहाँ तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, और मैं आई बीन एन ऑब्जर्वर फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 2 decades एंड आई कैन टेल यू कि उसमें जो ओवर राइडिंग एक फैक्टर है, और बड़ी प्रैक्टिकली ये बात कह रहा हूँ, वो है कि चाइना को कैसे रोका जाए। उसमें ना तमिल्स का कुछ इंटरेस्ट है, ना कुछ इंटरेस्ट है, इसमें द ओनली थिंग इज चाइना, कि आप उसको कैसे काउंटर करोगे। अभी भी आप देखिए एक ऐसा देश जिसको कि मूडीज़ ने, जो बाकी जो साख जो देखते हैं कि इनकी पैसे वापस लौटाने की कितनी साख है, वो जो उसका आकलन करते हैं, वो कहते हैं कि ये लोग पैसे दे ही नहीं पाएंगे आपको। श्रीलंका को अगर आप पैसे देते हो तो उसको मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन डूबना लगभग तय है। तो अब भारत उनको लगातार अरबों डॉलर्स दे रहा है, रुपए भी नहीं, अरबों डॉलर्स दे रहा है, 2.5 बिलियन अब भी और एक्सटेंड करने को तैयार है। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट हमने किया है वो पैसे हमको वापस मिलेंगे, वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्ट्रेटेजिक है, प्योरली स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि हमको पता है कि अगर चाइना को हमारे देश के कुछ ही नॉटिकल माइल्स में एक फुटहोल्ड मिल गया तो वो सामरिक रूप से भारत के लिए ठीक नहीं है। और भारत की पूरी, अगर आप देखें जो श्रीलंका की जो पूरी पॉलिसी है पिछले कुछ दशकों से या पिछले कुछ सालों से, महिंदा के आने के बाद से, हाँ, और अब आपने जो बाकी जो देशों की भी बात कही जहाँ पर डायनेस्टी भी है, बाकी चीज़ें हैं, अगर आप देखें मालदीव्स को देखें, बांग्लादेश को देखें, श्रीलंका को देखें, वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है जो प्रो इंडिया रहती है और एक पॉलिटिकल पार्टी है जो प्रो चाइना रहती है। तो भारत का ये है कि जब प्रो चाइना पार्टी है, जो कि अब राजपक्षे इसकी पार्टी है, जब वो आए तो किसी ना किसी तरह से डैमेज कंट्रोल करें, उनको पैसे देकर या जिस तरह भी जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज अपनी है वो चाइना के हाथ में ना जाने दें। अच्छा। और दूसरी तरफ ये भी कोशिश करना चाहिए कि जो प्रो इंडिया पार्टीज़ हैं, जो कि अब मेरे ख्याल से इतनी अनपॉपुलर हो चुकी है राजपक्षे फैमिली और गोतबया, कि अगर चुनाव होते हैं तो अगर वो वापस आते हैं तो तब इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि तब उनके हाथ मजबूत करें, और इतना मजबूत करें कि फिर वो जो इंडिया के हित की जो पार्टीज हैं वो वापस आ जाए। यूएनपी है, जैसे आपने रनिल विक्रमसिंघे का नाम लिया, ये लोग ट्रेडिशनली भारत और जो वेस्ट का व्यू है उसको ज़्यादा समझते हैं और उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बजाय कि चाइना और पाकिस्तान और इस तरह की जो रिलेशंस को। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि हमने इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान ये भी देखा कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ख़ासतौर पर क्रिकेटर हैं, वो भी लोगों के पक्ष में आए। ये क्या एक नया फिनोमिना है श्रीलंका की पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में, नई चीज़ है, सोशल मीडिया के दौर की चीज़ है, या पहले भी ऐसा होता रहा है? नहीं, पहले जहाँ तक मुझे पता है कि वॉर एफर्ट होता था और बाकी चीज़ें होती थी तो महिंदा राजपक्षे जो पूरे सेलिब्रिटीज़ को अपने साथ लेके चलते थे। अच्छा। कि जो ये लोग बोलते थे, तो मेरे लिए आई कुड हैव कॉट इट रॉन्ग, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ जो क्रिकेटर्स जो कि सरकार के साथ रह के पहले बेनिफिट करते थे और जो सरकार को अंधा सपोर्ट देते थे, खासतौर पे जब राजपक्षे गवर्नमेंट होती थी, वो अब खुले तौर पे बाहर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है जो मुत्तैया मुरलीधरन, जो कि मेरे ख्याल से सबसे पॉपुलर वहाँ के क्रिकेटर हैं और तमिल भी हैं। वो जब सिविल वॉर चल रहा था, जब वहाँ पर तमिल जेनोसाइड
कि जो चीज़ें हो रही थी तब बिल्कुल चुप रहे और वो अब भी चुप हैं। तो कुछ क्या क्रिकेटर करें सर, वो कुछ बोलते हैं तो तुरंत उनकी देशभक्ति पे सवालिया निशान उठा दिया जाता है, उनकी वफादारी चेक की जाने लगती है। ये भी हो सकता है, लेकिन सेलिब्रिटीज जो अब आए हैं खुलकर, मैं उसको पहली बार देख रहा हूँ कि अदरवाइज वो हमेशा एक खास तौर पे जब राजपक्षे फैमिली महिंदा हो या गोताबाया हो तो हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं और वैसे ही नजर वो उनको अपने फ्लॉग में रखते थे। अच्छा ये बताइए कि ये महिंदा का क्या रुख कुछ बदला है भारत के प्रति? अभी उनके मंत्री आ रहे हैं भारत के दौरे पर, मदद मांग रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, क्या हम वापस से अपना फुटहोल्ड गेन कर रहे हैं? अब उनकी हालत ऐसी है कि उनको करना पड़ रहा है। जब कई सारे ऐसे डिसीजंस होते थे, मैं जैसे आपने बताया था कि मैं कई बार इंटरव्यू किया है गोताबाया राजपक्षे का, जब वो डिफेंस सेक्रेटरी होते थे, जब उनके ऑफिस में जाता था तो मेरे को एक चीज़ जो मेरे जहन में अभी भी है वो ये है कि चाइनीज़ वेपन्स के जो मॉडल्स होते थे वो उनके टेबल पे होते थे, ब्रास प्लेटेड। अच्छा। और चाइनीज़ में कुछ कुछ चीज़ें लिखी होती थी जो उनके वहाँ रहती थी। तो मैंने कोई चीज़ ऐसा नहीं देखी कोई इंडियन हेल्प दिया हो या उसको उन्होंने बड़े एक प्राइड के साथ अपने ऑफिस में रखा हो। तो राजपक्षे फैमिली का अगर आप जो उनकी डिसीजन मेकिंग है, महिंदा रहें या गोताबाया रहें, उनका एक स्टैंड जो एक हालांकि वो ज़रूर कहते हैं कि हम इंडिया से पहले पूछेंगे फिर उसके बाद किसी और को देंगे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि वो इंडिया के हित में बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। अगर आप यूएनपी मजबूरी है पॉलिटिक्स की, इसलिए तो इसलिए आ रहे हैं। और आईएमएफ के पास जाना था उनको, तो आईएमएफ में भी उनको इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी। उनको अब बेल आउट की ज़रूरत होगी, उनको जो उनके सॉवरेन बॉन्ड्स अब मैच्योर हो रहे हैं उसको अगर उनको डेफरमेंट चाहिए होगा तो उसके लिए ज़रूरत होगी। जो बाकी उनकी जो कई सारी चीज़ें हैं, इनको जो परचेजेस करनी है इंटरनेशनल मार्केट में, ऑयल हुआ, उसमें अंडर राइटिंग के लिए इंडिया की ज़रूरत है, तो अब वो इंडिया के पास है। क्योंकि चाइना ने तो सीधी तरह से कह दिया है कि जो अभी स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें श्रीलंका को खुद अपने हितों का देखना पड़ेगा। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा कुछ एक्सटेंट तक हेल्प करेंगे, लेकिन चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी इस बात पे बिल्कुल नहीं है कि कोई सीधा आग में पैसे फेंके या जो कैश बर्न करते रहें अपना। अच्छा। जबकि भारत ये कर रहा है। भारत अब जबकि उनको ज़रूरत है, जब वहाँ पे दवाइयों की कमी है तो दवाइयाँ जा रही हैं यहाँ से, जब उनको हम उसको कैश बर्न क्यों कह रहे हैं? हो सकता है कि हम एक गुडविल बिल्ड कर रहे हो ताकि श्रीलंका की जनता को ये दिखे कि उनका सच्चा हितैषी, उनका सच्चा दोस्त कौन है। ये ज़रूर उनको याद रखना होगा कि श्रीलंका में मैं पूरा एक्सटेंसिवली श्रीलंका घूमा हूँ, साउथ में भी नॉर्थ में भी। जब मैं नॉर्थ में जाता हूँ तो वहाँ पे वो इंडिया को अपनी माता मानते हैं। हर घर के अंदर महात्मा गांधी की फ़ोटो, नेहरू की फ़ोटो और ये सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो होती है। अच्छा। वहाँ पे मैंने बच्चों के नाम देखे हैं जो बोस होता है उनका नाम, तमिल होते हैं लेकिन नाम होता है बोस, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के पीछे, या गांधी होता है नाम वहाँ पर। तो और श्रीलंका जहाँ तक कि सिन्हला और सदर्न पार्ट जो है, जो सदर्न पार्ट में इंडिया को थोड़ा सस्पिशन से देखते हैं वो लोग, क्योंकि वो एक IPKF का भी टाइम था, जनता विमुक्ति पेरमुना, और ये जो सारी जो पॉलिटिक्स वहाँ पे रही है, कुछ एक एंटी इंडिया पॉलिटिक्स भी रही है, क्योंकि एक पूरा मूवमेंट था वहाँ पर कि इंडियन आर्मी को वहाँ से निकालना है, कि उनकी सॉवरेनिटी को बुलाया भी तो उन्हीं ने था, हम अपनी मर्जी से गए मरे हम। लेकिन विचित्र बात इसकी ये है कि अगर किसी एक चीज़ ने LTTE और श्रीलंकन गवर्नमेंट को जोड़ा हो वो IPKF था, क्योंकि वो एक जब मेरे ख्याल उस टाइम IPKF मतलब इंडियन पीसकीपिंग फोर्स, जो राजीव गांधी के समय में गई थी। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिजास्ट्रस मूव वी एवर मेड। यस, एंड वहाँ पर अगर आप देखें तो उस वक्त LTTE और प्रेसिडेंट जयवर्धने एक साथ मिल गए थे, और प्रेसिडेंट जयवर्धने ने ऑफर किया LTTE को कि आप हमसे हथियार लीजिए हिंदुस्तानी फौज से लड़ने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इंडिया को गुडविल ज़रूर मिलेगा अगर वहाँ पे अब जो सिन्हली हैं या जो अब तमिल हैं, उनको जो पता चलेगा कि उनकी जब हालत ख़राब हो रही थी, पेट्रोल खरीदने के लिए नहीं था, तो हम यहाँ से जहाज़ भर भर के डीजल भेज रहे थे, या उनको जो लाइन ऑफ क्रेडिट हम एक्सटेंड कर रहे थे, उनकी करेंसी स्वैप्स में हम लोग हेल्प कर रहे थे। तो डेफिनेटली एक गुडविल, एक पूरा जनरेशन जो है इसको याद रखेगा। तो राजेश जी, चाइना एंगल पे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप मेरे व्यूअर्स को विस्तार से बताएं कि चाइना का दखल कब से शुरू हुआ और क्या क्या इंटरेस्ट है चाइना के, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाइना का एक तरह से जो उनका बेल्ट एंड रोड जो एक पॉलिसी है, उसमें
अगर आप देखें सिर्फ श्रीलंका नहीं, अफ्रीका से लेकर साउथ अमेरिका तक वो लोग ये करते हैं कि ऐसे जो मुल्क होते हैं जिन जो बहुत ही गरीब मुल्क होते हैं, छोटे जैसे मुल्क होते हैं, जाम्बिया वगैरह में भी उन्होंने यही कर रखा है, यही किया हुआ है। तो वो क्या करते हैं कि उनको सपने दिखाते हैं कि अरे आपके यहाँ पे हम इतना बड़ा एक रोड बना देंगे या इतनी बड़ी एक रेल सिस्टम बना और देंगे आपका जो कि सब कॉपर ले जाएंगे। नहीं, और कहते हैं कि हम ये $5 बिलियन की चीज़ है और इसको हम लगा देंगे। तो वो जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको उसमें कमीशंस भी मिलते हैं और उनको वोट भी मिलने की बात होती है, तो वो लोग मान जाते हैं उसको। लेकिन एक छोटा मुल्क जिसकी GDP का कोई अता पता नहीं है, उनको अगर $5 बिलियन वापस करने हों तो वो कर नहीं पाती है। इन दी एंड फिर क्या होता है, ये जो रेल रोड है, ये जो एयरपोर्ट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है, ये कहते हैं कि हम लोग अपने पास ले रहे हैं। श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो और संप्रभुता खतरे में आ जाती है देश की फिर। बिल्कुल। तो और श्रीलंका का भी इसमें पूरे एक जो डेट ट्रैप में डाल के उसको पकड़ते हैं, जो कर्जे के। ये महिंद्रा के ही दौर में शुरू हुआ, पोस्ट सिविल वॉर, जब वो रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। हबन टोटा की जो बात है, जो कि महिंदा राजपक्षे की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, वहाँ पर एयरपोर्ट पोर्ट का जो था पहले इंडियन गवर्नमेंट को दिया गया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जब तक वो डिसाइड करती, ब्यूरोक्रेटिक फाइल फंसी और उन्होंने एक तरह से ना कर दिया, क्योंकि ट्रिंकोमली पोर्ट भी था, कोलंबो पोर्ट भी था उसके सारे रीडेवलपमेंट के लिए, और उसमें चाइना अपना एडवांटेज ले गया क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी भी थी, मैन पावर भी था, और उनके यहाँ फैसले लेने में वो लाल फीताशाही नहीं है। हाँ, तो लेकिन इंडिया अब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चौकन्नी हो गई है इसमें, खास तौर पे जो बाकी पोर्ट्स हैं, और इसके अलावा अभी भी जो जाफना से उत्तर में जो कुछ सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं, डेल्फ्ट्स और जो बाकी जगह, वहाँ पर रिन्यूएबल पावर के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो चाइना के पास जाने थे, वो अब इंडिया के पास आ गए हैं। अभी जो डिस्कशंस हुई उसके दौरान ये हुआ है। तो मेरे ख्याल से इंडिया अब बहुत चौकन्नी हो गई है और उनको पता है कि सामरिक रूप से जो महत्वपूर्ण जगह हैं श्रीलंका में, ट्रिंकोमली हुआ, जाफना हुआ, या उसके हमारे यहाँ से बिल्कुल जो करीब जो एरियाज हैं, वहाँ पे चाइना को दूर रखने की जो पॉलिसी में भारत अब थोड़ी बहुत सक्सेसफुल हो रही है। अच्छा, क्या है श्रीलंका का फ्यूचर और इसमें इंडिया का क्या रोल रहने वाला है? श्रीलंका का फ्यूचर बहुत मुश्किल है। कम से कम इस चीज़ से उभरने में उनको 5 से 10 साल लग सकते हैं, क्योंकि अब जो पूरा डेट है उनको मेरे ख्याल कुछ महीनों में उनको कुछ $1 बिलियन देने हैं, फिर उसके बाद और देने हैं, और इसमें 2-3 चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी। इनकी कुछ सॉवरेन बॉन्ड्स हैं जो अभी रिडीम होने को आ रही हैं। तो सबसे पहले तो उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी, थोड़ा अगर आप दर्शकों को बता भी दें सॉवरेन बॉन्ड्स का ये होता है कि आप अगर कहें कि हम आपको, जैसे समझो कोई विदेशी नागरिक हैं, उनको आप जो श्रीलंकाई जो विदेशों में रहते हैं, उनको कहिए कि आपके देश में आपको अगर आप बैंक अकाउंट में डालते हैं तो आपको 2% 3% मिलते हैं, हम आपको 7% हाइपोथेटिकली देंगे, और आप इसको हमारे साथ रखिए और 10 साल में इसके जो पैसे हैं डबल आप लेके जाइए। लेकिन आप उसको 10 साल पहले दे देते हो और उसको खर्च कर देते हो हथियार खरीदने में, बाकी चीज़ों में। लेकिन जब 10 साल हो जाते हैं तो वो रिपेमेंट का टाइम आता है, और अब मई में उनके कई अरब रुपयों के जो बॉन्ड्स हैं वो अब उनको वापस देने पड़ेंगे। बाकी इन्वेस्टर्स हैं उनको वापस देने पड़ेंगे। तो उसके लिए अब उनके पास पैसे नहीं है। जैसे समझो उनके $2 बिलियन अगर आज की डेट में उनके पास रिजर्व्स हैं, तो $4 बिलियन उनको वापस करने हैं। तो उसमें कंपनियों के पास ये सहूलियत होती है कि वो दिवालिया हो जाए, सरकार के पास नहीं होती। सरकार दिवालिया होगी तो देश बैठ जाएगा। हाँ, और वो नोट भी नहीं छाप सकते क्योंकि ये फॉरेन डेट है, वो डॉलर्स में डेट है। अगर इंटरनल होता तो वो नोट छाप के ही वो लोग कर देते। हालांकि वो भी एक सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि हमने कई बार आपको बताया है कि तो नोट छापना विकल्प नहीं होता है इकोनॉमी। तो वो भी मतलब इकोनॉमी को डामाडोल कर देती, इन्फ्लेशन बढ़ जाता, फिस्कल डेफिसिट, सारी चीज़ें खराब होती है। लेकिन कम से कम एक विकल्प वो रहता है। लेकिन इसमें ये डॉलर डेट है, और उसकी वजह से तो इसमें जो एक लॉन्ग हार्ड जो वे फॉरवर्ड है, उसमें IMF के पास उनको डेफिनेटली जाना पड़ेगा एक बेल आउट पैकेज के लिए। IMF के पास जब वो जाएंगे, वो अपनी शर्तें भी ला देगा, वो शर्तें लगाएगा, और उन शर्तों को मानना और दुखदाई हो सकता है, और जो सोशल अनरेस्ट अभी चल रहा है वहाँ पर, उस सोशल अनरेस्ट को और बढ़ा सकता है। और इसमें अगर अनफॉर्चुनेटली ये सोशल अनरेस्ट अगर एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में फिर से बदल जाए, जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके एक पोटेंट ग्राउंड बन जाता है, भारत के लिए रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ सकती है। क्योंकि हमने देखा है कि तमिल शरणार्थी आने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी। ये तो है, क्योंकि पहले जो था वो कॉन्फ्लिक्ट से भागने वाले लोग थे, अब इकोनॉमिक रीजन से लोग आ रहे हैं।
और तमिलनाडु गवर्नमेंट का, क्योंकि एक वहाँ पर एक इलेक्टोरल इशू भी है, वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि उनको आने दिया जाए और उनको यहाँ पे तमिलनाडु में उनकी देखरेख की जाएगी। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। अगर लाखों लोग आने शुरू हो जाएं यहाँ पर तो इकोनॉमी में एक स्ट्रेन हो सकता है। लेकिन बेस्ट जो इंडिया कर सकती है वो ये है कि इंटरनेशनल जो उनके जिन लोगों से उन्होंने कर्जे लिए हुए हैं उनसे बात करके किसी तरह से इसको डिफ़ॉल्ट से रोका जाए और एक बेल आउट पैकेज दिया जाए। बाकी जो उनके जिन देशों ने पैसे दिए हैं, जिन संगठनों ने, मल्टीलैटरल एजेंसीज ने लिए हैं, कि इसको मॉरिटोरियम एक लगा लिया जाए कि इनको 5 साल से पहले आप पैसे वापस मत लीजिए और उस 5 साल में एक रोड मैप बनाया जाए कि किस तरह से लोग ये रीबिल्ड करेंगे अपनी इकोनॉमी को। हाँ, कि किस तरह से आप टूरिज्म, चाय, रबर के अलावा और कौन सी चीजें जिसको आप कर सकते हो सोर्सेज बिल्ड और आप किस तरह से अपनी जो इकोनॉमी है उसको ओपन अप करोगे। जो चीजें जो अब पॉपुलिस्ट मेजर्स आपने लिए थे कि टैक्स काट दिया और ये सब चीजें कर दी, उसको रोल बैक करेंगे, टैक्सेस को बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें कोई इजी वे आउट नहीं है। ये जो संकट है इसको खत्म होने में वक्त लगेगा और इसको और ये खत्म होते होते और दुख देगा श्रीलंका के सिटीजन्स को। टैक्सेस बढ़ेंगी वहाँ पर, जो कंडीशनैलिटीज़ इम्पोज करेंगी IMF और बाकी जो संगठन हैं किसी भी मॉरिटोरियम या रोल ओवर से पहले, वो बहुत पेनफुल रहेंगी। अच्छा, तो इसमें कोई आसान रास्ता बाहर, कोई शॉर्टकट इनके लिए नहीं है। जो पॉलिटिशियंस ने उनको इस गड्ढे में गिराया है, इसे उभरने में वहाँ की जो जनता है उनको बहुत दुख और पीड़ा बहुत झेलनी पड़ेगी। गोतबाया सरकार कितने दिनों की मेहमान है? अभी ही वो माइनॉरिटी में आ चुकी है, क्योंकि अगर आप देखें पार्लियामेंट में जो लोग उनको छोड़ के गए हैं वो अभी ऑलरेडी माइनॉरिटी में है। तो अगर अब पॉलिटिकल माइनॉरिटी में तो इमरान खान की सरकार भी है नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में खेल रहे हैं इसमें लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको एक इकोनॉमिक रिवाइवल करना है तो उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। तो इसीलिए अगर आप देखें कि इमरजेंसी प्रोविजंस इन्वोक करके अगर मिलिट्री को आप लेके आके स्वीपिंग प्रोविजंस कर दें और उस तरह से एक स्टेबिलिटी लेके आ जाएं, उसको करना भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि उसको फिर आपको डिसेंट के जो लोग हैं सबको गिरफ्तार करके जेल में डालना पड़ेगा। वो फिर और क्राइसिस डीपन करेगा। तो मेरे ख्याल से अगर और अब एक पॉलिटिकल कंसेंसस से अगर एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनती है और एक्सपर्ट्स को लाया जाता है, से चुनाव हो, एक्सपर्ट लाए जाएं। जी अच्छा, अब थोड़ा इस करंट टॉपिक से हटके मेरे 2 सवाल हैं। एक, आपने लंबे वक्त तक कन्फ्लिक्ट को कवर किया, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दर्शकों को वो तजुर्बे बताएं, क्योंकि ज़्यादातर दर्शकों के लिए श्रीलंका कन्फ्लिक्ट का मतलब है कि यहाँ साहब कुछ तमिलियंस के इशू थे, वो इशू पॉलिटिकली रिजॉल्व नहीं हुए, तो उन्होंने लिट्टे जैसे कई संगठन बनाए जिसके आइडियोलॉग भी थे। इनिशियली कहा जाता है कि भारत की खुफिया एजेंसी ने लिट्टे के लड़ाकों को तमिलनाडु के अलग अलग इलाकों में ट्रेन किया, फिर राजीव गांधी और प्रेमदासा के बीच नहीं जयवर्धने के बीच वो एकॉर्ड हुआ। उसके बाद हमारी सेना वहाँ गई, सेना पे लिट्टे के लोगों ने भी हमला किया, श्रीलंका की सरकार से भी सहयोग नहीं मिला और हम लोगों को खूब जान माल का नुकसान हुआ और पॉपुलैरिटी जो गई वो तो गई और वापस आए। और फिर राजीव गांधी की भी जान गई उस लिट्टे के चक्कर में। उसके बाद फिर फाइनली महिंदा के वक्त में एक डिसाइसिव वॉर हुआ जिसमें ह्यूमन राइट्स का भी बुरी तरह वायलेशन हुआ, लेकिन उसको क्रश कर दिया गया। उस दौरान नॉर्वे और तमाम लोगों की मध्यस्थता में बातचीत भी होती रही। इस सब के बीच महिंदा फैमिली का करप्शन भी चलता रहा, चाइना का दखल भी चलता रहा। तो ये एक मोटा माटी हमको पता है, पर असल में ग्राउंड पे क्या हो रहा था? ग्राउंड पे अगर आप देखें ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी अगर आप वजह देखें तो कॉलोनियल पास में है। पहले क्या होता था कि श्रीलंका में मेजॉरिटी सिन्हलीज हैं और जो तमिल्स थे वहाँ पर, जो वहाँ के रहने वाले भी थे और जो इंडियन तमिल्स यहाँ से गए थे, जो प्लांटेशन तमिल्स जिनको बोलते हैं, उनके बीच में कुछ चाय के बागानों में काम करने के लिए तमिलनाडु की तमिल भाषी जनता को अंग्रेजी हुकूमत लेकर गई थी। जैसे निलहे जिनको कहा जाता है, जिनको बेगार करने के लिए कैरेबियन आइलैंड्स में ले गए थे बिहार से और दूसरे इलाकों से, वैसे ही। उसके अलावा लेकिन तमिल वहाँ पे ऑलरेडी रहते थे। अगर आप देखें वहाँ पर हिस्टोरिकली तमिल राजा भी थे, सिन्हला राजा भी थे। और तो 2 तरह के तमिल हैं वहाँ पे, एक जो तमिल वहाँ के ओरिजिनल हैं और जो यहाँ से लेके गए थे। और
अगर आप देखें जब वहाँ पे इंडिपेंडेंस हो गया तो एक रिजेंटमेंट थी तमिलों के खिलाफ, क्योंकि जो तमिलों के खिलाफ क्योंकि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जो ज़्यादातर पोस्ट थे, क्योंकि तमिल अंग्रेजी अच्छा बोलते थे, एफिशिएंट थे, तो उनको ब्यूरोक्रेसी में जगह दी गई, उनको आर्मी में जो सीनियर पोजीशंस दिए गए, वहाँ पे जो कंपनियां चलती थी उसके अंदर जो सारे बाबू होते थे सारे तमिल होते थे, तो वो एक रिजेंटमेंट थी। तो जब पावर स्ट्रक्चर पे वो काबिज थे तो लेकिन हालांकि थे माइनॉरिटी में, लेकिन जब ये खत्म हुआ तो उसके बाद से जो पार्लियामेंट थी वहाँ पर उन्होंने कई ऐसे प्रोविजंस एनैक्ट किए जहाँ पे उन्होंने कहा कि सिन्हला लैंग्वेज, सिन्हलीज रिलीजन, और जो एक सिंगली रीजन से आपका तात्पर्य बौद्ध धर्म से जो बौद्ध धर्म है उसको प्राथमिकता वो लोग देने लगे। तो उसमें, और चूंकि एक यूनिटरी स्ट्रक्चर था, तो तमिल जो बहुल इलाके थे नॉर्थ और ईस्ट में और वेस्ट के कुछ इलाकों में, उनको कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं दी गई, उनको कोई अधिकार नहीं दिए गए। जैसे कि हमारे यहाँ पे राज्यों में पुलिस प्रशासन हुआ, या जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, लैंड वो सारी चीज़ें सब स्टेट के पास हैं। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें यूनिटरी हैं, और एक तरह से और पक्षपात का आरोप लगता रहता था कि जो डेवलपमेंट होता था वो इनका होता था। और वहाँ पर एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, जो वहाँ के जो नेता थे तमिल, जैसे कि शेल्व विनायगम, और उन सब ने जब शुरू किया तो मिलिटरीली उनको क्रश किया गया, कि मिलिट्री आके पार्लियामेंट के सामने जो बैठ के अहिंसक तरीके से, जो गांधी ऑफ लंका बोलते थे, उनको मार पीट के घायल कर देते थे उनको। और फिर जो भी स्टूडेंट्स मूवमेंट और बाकी जब चीज़ें इन चीज़ों को हुई तो वो जाफना यूनिवर्सिटी और तो वो सारा मिलिटरीली क्रश करते थे। तभी जो तमिल मिलिटेंसी वहाँ पर बढ़ी, कि अगर आपको अपनी बातें मनवानी है और एक मिलिट्री आपकी सर फोड़ रही है तो आपको खुद अपनी एक मिलिट्री की जरूरत है। गरम दल तैयार हुआ है। तो ये कोल्ड वॉर का ज़माना था, जबकि श्रीलंका में जो प्रेसिडेंट था वो अमेरिका की तरफ उनका रुझान हो रहा था। ट्रिंकोमली में वॉइस ऑफ अमेरिका का एक सेंटर और ये सारी चीज़ें लगानी थी उनको। तो इंदिरा गांधी को सोवियत यूनियन ने कहा कि इसमें अगर आपको कंट्रोल करना है तो उनको कोई, इंदिरा गांधी को लोग कहते हैं कि वो बहुत पूजा करते हैं वहाँ पर तमिल लोग, क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश का भी जब पाकिस्तान से हटाया था, उन्होंने कहा कि उसी तरह से शायद तमिल होमलैंड भी ये अलग करेंगी। तो उनको ये कहा गया कि अगर आपको वहाँ पे लीवर चाहिए तो आपको जो तमिल वहाँ पे ये जो फर्टाइल ग्राउंड है उसमें आपको पैरवी करनी पड़ेगी, और उसमें निकल के आपको एक जो अमेरिकन का इन्फ्लुएंस वहाँ पे आ रहा है उसको ख़त्म करना है। तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि ये जो लिट्टे और कई सारी ऐसी जो बॉयज़ विद गन्स थे उनको बुलाया जाए, और उसको हिंदुस्तान में फैले हुए कई मिलिट्री एरियाज़ मध्य प्रदेश तक लाके उनको ट्रेन किया गया, और उनको तमिलनाडु में बेस रखने को दिया गया। और ये सारा एक कोल्ड वॉर के ज़माने की बात है। लेकिन धीरे धीरे ये होने लगा कि ये जो बॉयज़ विद गन्स थे उनको जब AK-47 राइफल्स दी गई, उनको जब पैलेस्टीनियन एक्सपर्ट्स ने आके सिखाया कि सुसाइड बॉम्बिंग और ये सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे वो आर्मी के, ये जो जिनको ब्लैक टाइगर्स कहते हैं, क्योंकि अब एक धारणा ये है कि कहा जाता है कि जो मुस्लिम या इस्लामिक फंडामेंटल या टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसने सबसे ज़्यादा आत्मघाती हमले किए हैं और सुसाइड बॉम्बिंग्स किए। गलत है, क्योंकि इसको जो पायनियर किया है विच वॉज प्रेडोमिनेंटली जो हिंदू LTT ने किया था, और सबसे ज़्यादा अगर राष्ट्राध्यक्षों को मारा है इस टेक्निक को यूज़ करके वो LTT ने किया है। तो ये अगर कोई वहाँ की कॉन्फ्लिक्ट को समझे तो ये कई सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो वहाँ से निकल के आएंगी। सिखाया वहाँ पे अगर आप देखें कि एट दैट टाइम जो आइडियोलॉजिकल इनका था, जो स्टूडेंट्स मूवमेंट उस टाइम यूरोप में चल रहा था, लंदन में चल रहा था, तो एंटन बालासिंगम और ये लोग जो सब थे उनको भी एंटन बालासिंगम तो बड़े आइडियोलॉग माने जाते हैं। और इंडियन आर्मी ने उनको आर्म्स सप्लाई किए, आर्म्स ट्रेनिंग दी। और इसके अलावा जो एक डायस्पोरा था, ये क्या हुआ था कि जब ये बहुत सारे वहाँ पे एंटी तमिल दंगे हुए, तो वहाँ पर जो लोग प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो प्रोफेशनल्स थे, वो सब भाग के यूरोप चले गए, अमेरिका चले गए, इधर उधर चले गए। और वहाँ पर डायस्पोरा शब्द उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, तो फिर जो बाहर विदेशों में गए वो अच्छे संपन्न लोग थे, तो उन्होंने भी पैसे दिए, तो वो लोग पैसा भी और जनमत तैयार करने में भी इंटरनेशनल जाते थे। और जो आर्म्स जो सप्लाई होते थे, अच्छा खासा एक वेल लुब्रिकेटेड एक सिस्टम था कि किस तरह से हाई सीज से आते थे, जो बेस्ट वेपन्स होते थे। यहाँ तक कि LTT शायद एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था कि खुद अपनी एयरफोर्स थी, उनके पास ये चेक्स लिंग माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट होते थे जिसमें वो ग्रेविटी बॉम्ब्स डाल के मारते थे। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद मेरे ख्याल से, लेकिन जो अंडर कई दौर की बातचीत हुई, आपने कहा जैसे नॉर्वे के ने ब्रोकर करी, कई सारी राउंड्स ऑफ सीज फायर हुई थी, लेकिन वो कभी रिजॉल्व नहीं हो पाए, क्योंकि प्रभाकरन को चाहिए था कि एक अपना अलग देश, क्योंकि पहले जो था वो था कि एक फेडरल स्ट्रक्चर, एक अपना स्टेट,
उससे जब चला गया अपना तमिल ईलम कि अपना ओन स्टेट हो, जिसकी अपनी ओन आर्मी हो, अपना ओन जुडिशरी हो, सब कुछ हो, और वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि हमको जब तक वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको आप पे कोई भरोसा नहीं है कि आप हमको अधिकार देंगे। आपको भी मिले प्रभाकरन से? मैं वहाँ रहा हूँ जब वो थे, मैं जब गया था सुनामी के बाद, तो तब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मिला था, लेकिन मुझे बताया गया था कि वो कहाँ पर हैं और मैंने देखा था कि वहाँ पर है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो एलटीटी की जो टॉप ब्रास है, ख़ासतौर पे जिनकी पॉलिटिकल विंग के जो हेड थे तमिल सेल्वम, और इन सब से मैं मिला हुआ हूँ, और मिलिटरीली भी जो उनके बाकी लोग थे, उनका एक पूरा अच्छा खासा एक पब्लिसिटी विंग होता था उस वक्त। एक दया मास्टर होते थे जो पूरा उसको संभालते थे, उनसे भी मैं मिला हूँ। और किलिनोची में कई बार गया हुआ हूँ। तो किलिनोची से ही मेन ऑपरेशंस होते थे? किलिनोची से ही मेन ऑपरेशंस होते थे, हालांकि क्योंकि जाफना कभी भी श्रीलंकन गवर्नमेंट के कंट्रोल से नहीं गया। हालांकि अगर आप देखें कल्चरली, अगर तमिल को कोई देखता है तो जाफना समझता है, लेकिन जाफना पे क्योंकि उसका स्ट्रैटेजिक रीज़न की वजह से श्रीलंकन आर्मी ने अपने कंट्रोल से कभी जाने नहीं दिया उसको। लेकिन किलिनोची, मुल्लतीवू, ये जो एरियाज थे जो वहाँ से इनका ज़्यादा ऑपरेशन होता था। किलिनोची पे जब कब्जा हो गया तो फिर वो मुल्लतीवू चले गए, और मुल्लतीवू में फिर तो समुंदर ही है, वहीं पे फिर आखिरी जो युद्ध हुआ ख़त्म हो गए। अच्छा राजेश जी, एक आखिरी सवाल। हमारे कई दर्शकों की इस बातचीत को सुनने के बाद ये दिलचस्पी हो सकती है कि वो श्रीलंका का जो सिविल वॉर है या जो मौजूदा क्राइसिस, उसके बारे में अगर और जानना हो तो कोई किताबें, जर्नल्स, रीडिंग, डॉक्यूमेंट्रीज आप रेकमेंड करना चाहें? जहाँ तक कि अभी की जो स्थिति है उसके बारे में तो मेरे ख्याल से अखबारों में जो छप रहा है, उसके अलावा जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, खासतौर पे मूडीज़ और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और बाकी जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उनकी कई की पब्लिकली अवेलेबल हैं जो वहाँ के पॉलिटिकल एनालिस्ट सबसे बात करके तैयार की जाती हैं। इसके अलावा भी वहाँ पर जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं उसका एक पूरा लेखा जोखा उसके अंदर होगा। लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री आप समझना चाहें तो कई सारी किताबें हैं जिसको मैं रेकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन दो किताबें हैं, मेरे दो लेखक हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा। एक तो M.R. नारायण स्वामी हैं जो पहले IANS में भी रह चुके हैं और AFP के भी कॉरेस्पॉन्डेंट रह चुके हैं, कोलंबो भारतीय पत्रकार हैं। और उन्होंने दो किताबें लिखी हैं जो कि एक तो था कि टाइगर्स ऑफ लंका, जो कि पूरे जो LTT के बारे में है और किस तरह से हुआ है, और पूरा उस दौरान के कई उन्होंने श्रीलंकन ऑफिशियल से भी बात करी, उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आर्मी ऑफिशियल्स, और यहाँ इस साइड में भी बात करके किताब लिखी थी। इसके अलावा अगर आपको जो वॉर है और उसमें जो सिविलियंस मारे गए हैं उसके बारे में ITV ने कई साक्ष्यों के साथ एक वीडियो लिया था, क्योंकि वहाँ पर जो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और वॉर क्राइम्स हो रहे थे वो मीडिया को अलाउड नहीं था वहाँ जाना। लेकिन जो श्रीलंकन सोल्जर्स थे अपने सेलफोन्स ले जाके वहाँ पर उन्होंने शूट किए जो अत्याचार कर रहे थे वो, तो उसके कई सारे साक्ष्य लेकर, कई दर्जन इस तरह के वीडियोस लेकर उन्होंने उसकी फोरेंसिक जांच करा के एक उसका बनाया था। तो उसमें श्रीलंका किलिंग फील्ड्स एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या भयावह स्थिति थी जब राजपक्षे प्रेसिडेंट थे और गोतबाया, महिंदा राजपक्षे प्रेसिडेंट थे और गोतबाया राजपक्षे डिफेंस सेक्रेटरी थे। उस वक्त जो तमिल सिविलियंस की जिस तरह से वहाँ पर इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं, जो वॉर क्राइम्स के अगेंस्ट हैं, जनीवा कन्वेंशन, हर चीज़ का उसमें वायलेशन किया गया, लेकिन अभी तक उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। और जो उसके परपेट्रेटर्स हैं जिसमें कि राजपक्षे ब्रदर्स खुद इन्वॉल्व हैं, उनके अगेंस्ट भी काफ़ी चार्जेस हैं, वो अभी तक बाहर हैं। तो ये अगर आप दो देखें तो मेरे ख्याल से तीन जो इनपुट्स हैं अगर आप पढ़ें तो मेरे ख्याल काफ़ी हद तक आपको जो सिचुएशन है वहाँ की उसका पता चलेगा। ऑल राइट, दो किताबें मैं भी रेकमेंड करना चाहूँगा। आई एम सॉरी, मतलब आपने सीनियर पर फिर भी मैं हिम्मत कर रहा हूँ। ये दो किताबें मैंने पढ़ी थी और मुझे लगा कि मेरे दर्शकों को भी पसंद आएंगी। पहली किताब है द प्रभाकरन सागा, राइज एंड फॉल ऑफ तमिल ईलम। S. मुरारी ने ये किताब लिखी है, दक्षिण भारत के पत्रकार हैं, तमिलनाडु के पत्रकार हैं टू बी स्पेसिफिक, और बहुत डिटेल में है। इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको तमिलनाडु की हिस्ट्री, माफ़ करिए, श्रीलंका की हिस्ट्री, ब्रिटिश कॉलोनी जब था श्रीलंका तब क्या स्थितियां थी, जब उन्होंने सत्ता हस्तांतरित की उसके बाद, और जो सर ने बताया कि इनिशियल डेज में सिंगलीज और तमिल के बीच का कन्फ्लिक्ट, और बाद के दौर में जो मुस्लिम एंगल उसमें जुड़ा, जब इस्लामिक कट्टरपंथ वहाँ पे बढ़ा, तो उसके बारे में वो स्पष्ट करेगा। दूसरी किताब है, एक और भारतीय पत्रकार हैं, इंडिया टुडे मैगजीन से भी लंबे समय तक जुड़ी रही हैं, अनीता प्रताप,
उनकी किताब है आइलैंड ऑफ ब्लड। ये सिर्फ श्रीलंका के बारे में नहीं है, इसमें अफगानिस्तान समेत कुछ और कन्फ्लिक्ट एरियाज़ के बारे में भी एसेज हैं, मेमोइड्स हैं, पर लार्जली ये श्रीलंका के बारे में है और लिट्टे और इन सब के बारे में है। अनीता प्रताप ने प्रभाकरन के कई दफ़ा इंटरव्यू किए और आप यूँ समझिए कि सिंगलीज उनसे इतना नफरत करते थे कि आप अगर गूगल करेंगे ना तो आपको बहुत तस्वीरें और फिर बहुत मॉफ्ड तस्वीरें और बहुत सारी चीज़ें भी नजर आएंगी। दैट शोज द हेट्रेड द मेजॉरिटी हैड फॉर अनीता प्रताप। बट पत्रकारों का काम होता है सभी पक्षों की खबरों को सामने लाना, और ज़्यादा जोखिम का काम होता है कि कन्फ्लिक्ट एरिया में जो स्टेट के खिलाफ हथियार लेके खड़े हैं उनकी आइडियोलॉजी, उनके मैकेनिज्म को समझना। तो ये 2 किताबें मैं भी रेकमेंड करना चाहूँगा। राजेश जी, आपने इतना वक्त दिया, थैंक यू सो मच। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे ये बहुत सीखने वाला अनुभव था और उम्मीद है कि आपको भी ये मास्टर क्लास पसंद आई होगी। दुनियादारी में दुनिया की खबरों का सिलसिला चलता रहेगा और हर शुक्रवार को लगती रहेगी मास्टर क्लास। शुक्रिया। बीत गया है महामारी का खड्डा, इसलिए अब आ गया है लल्लन टॉप अड्डा, मुस्कुराने की वजह। तो फिर आइए आरपीजी इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्ट में, जहां पर सजेगा लल्लन टॉप अड्डा शनिवार 9 अप्रैल सुंदर नर्सरी दिल्ली में। और ये सुंदर सी सुंदर नर्सरी कहाँ पर है? हुमायूं मकबरे के पास। तो आइए अड्डा जमाते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं, और हाँ, बहुत सारे मशहूर लोगों से जी भर के बतियाते भी हैं।